हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक पाइपलाइन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि गेट 2014 में पूछा गया था और ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है और उसके बाद देखते हैं क्या गिवन है और क्या निकालना है। क्वेश्चन है, कंसिडर टू प्रोसेसर्स P1 एंड P2। दो प्रोसेसर्स हैं P1 एंड P2 एग्जीक्यूटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन सेट, दोनों सेम इंस्ट्रक्शन सेट को ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अज्यूम दैट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस फॉर द सेम इनपुट a program running on P2 takes 25% less time but incurs 20% more CPI. CPI stands for clock cycle per instruction as compared to the program running on P1. अंडर सर्टेन जो भी आइडेंटिकल कंडीशंस गिवन है, बेसिकली हमारे काम की चीज है कि जो P2 है वो 25% लेस टाइम ले रहा है, लेकिन ये 20% मोर CPI इसमें लग रही है अगर हम इसको P1 से कंपेयर कर रहे हैं। आगे देखते हैं। द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ P1 इज 1 गीगाहर्ट्ज। P1 की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 1 गीगाहर्ट्ज है। देन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ P2, इसको भी हमें गीगाहर्ट्ज में ही निकालना है। P1 की क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज दी हुई है, P2 की निकालनी है गीगाहर्ट्ज में ही। तो चलिए, अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। मतलब जितना कम टाइम लगेगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी खराब परफॉर्मेंस होगी या उतनी कम परफॉर्मेंस होगी। बेसिकली यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन टाइम है, अगर हम बात करते हैं पाइप का, तो वो होता है CPI इंटू साइकिल टाइम। CPI स्टैंड फॉर क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन। चलिए, अब जो भी हमारा रिलेशन दिया हुआ था हम उसको देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम हमारा P1 का अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, CPI इंटू साइकिल टाइम ऑफ 1। तो यहाँ हम CT1 लिख लेते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं प्रोसेसर 2 के लिए, तो जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम हम P2 प्रोसेसर 2 की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा 1.2 CPI रिलेशनशिप ऑलरेडी गिवन है हमारे क्वेश्चन में और ये साइकिल टाइम 2 हो जाएगा। एक चीज क्वेश्चन में और गिवन है कि जो P2 है वो 20% लेस टाइम ले रहा है P1 के कंपैरिजन में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ P2 विल बी इक्वल्स टू 0.75 into एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ P1। एक हमको यहाँ से ये रिलेशनशिप भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करेंगे, हम ये E2 जो है वो इधर पुट कर देंगे। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ P1। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1.2 CPI इंटू PT ऑफ 2। चलिए, अब आपका ये जो ETP1 है, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ P1 है, वो आपका क्या है, CPI इंटू T1। तो एक काम करते हैं, 0.75 इंटू CPI इंटू CT ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू 1.2 CPI इंटू CT ऑफ 2। चलिए, अब हमको क्वेश्चन में देखिएगा जो CT1 है, आप एक बार क्वेश्चन देखिए, वहां पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ P1 1 गीगाहर्ट्ज गिवन है। तो एक काम करते हैं, ये 1 गीगाहर्ट्ज हो जाएगी, तो 0.75 इंटू CPI इंटू 1.2 CPI इंटू C2। हमको क्या निकालना है, हमको ये C2 को निकालना है। तो एक काम करते हैं, C2 निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा C2 0.75 इंटू CPI इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.2 CPI। चलिए, तो ये CPI से CPI कैंसिल हुआ, 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बेसिकली आपका ये 0.75 डिवाइडेड बाई 1.2 आया।
इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा तो 0.75 डिवाइडेड बाई 1.2 जो होता है वो आपका कितना निकलेगा हमारा। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेटर अलाउड है। तो ये है हमारा 0.625। ठीक है, ये हमारा C2 निकल आया, C2। चलिए अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, frequency will be equals to 1 divided by 0.625 जो हमारी होती है 1.6 गीगाहर्ट्ज। क्वेश्चन देखिए एक बार, आपको यही निकालना था द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ P2 जो हमें गीगाहर्ट्ज में ही निकालनी थी। एक्चुअली हमको यहाँ कन्वर्जन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा हमको चाहिए था यहाँ पे वो गीगाहर्ट्ज में ही दिया था, तो कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। P2 की हमको क्लॉक फ्रीक्वेंसी निकालनी थी जो हमारी निकली 1.6 गीगाहर्ट्ज जो कि है आंसर।